और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि जब नेता वोट मांगने आता है तो वो पैर हिंदी में छूता है कि हमको ही वोट देना, और वही नेता जब संसद में खड़ा होकर बजट सुनाता है जिसमें हमारा हित छुपा हुआ है, वो बजट हमको इंग्लिश में सुनाया जाता है। हिंदी केवल वो वहां बोलेगा जहां उसकी पार्टी की तारीफ हो रही हो, जैसे कि किसानों के लिए कल्याण योजना, गरीबों के लिए हमने इतना पैसा दिया, जिससे कि लगे कि हाँ हमारे लिए कोई काम किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बजट जिसे हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में सुनाना चाहिए था उसको सिर्फ इंग्लिश में सुनाया जाता है, जबकि जो मूवियां है वो सभी भाषाओं में रिलीज होती हैं भारत में। क्रिकेट मैच आप हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देख लो, भोजपुरी में देख लो, लेकिन बजट केवल इंग्लिश में ही सुनना पड़ेगा। तो भारत के अधिकांश लोग तो बजट इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि वह इंग्लिश में होता है। अगर हिंदी में बोलने लगे, हिंदी में समझाने लगे तो लोग बजट समझने लगेंगे और सरकार से प्रश्न पूछने लगेंगे और लोगों को समझ में आ जाएगा कि बजट अच्छा है या बुरा है। निर्मला ताई ने अपने कार्यकाल का यह 5वां बजट प्रस्तुत किया है। हालांकि यह एक अंतरिम बजट है, माने केवल जून तक ही मान्य होगा। जुलाई में चुनाव के बाद जब कोई नई सरकार चुनकर आएगी तो वो फिर से अपना बजट प्रस्तुत करेगी। बजट को अगर आम भाषा में समझना है तो कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इनके बीच का प्रबंधन बजट कहलाता है। पर बजट की हमें जानकारी होती नहीं है और हम इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहते। इसका प्रमुख कारण है कि भारत में जहां लोग अधिकांश हिंदी बोलते हैं या कोई अन्य भाषा बोलते हैं, उस देश में बजट इंग्लिश में प्रस्तुत किया जाता है। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि जो नेता इंग्लिश में बजट प्रस्तुत कर रहे हैं वो वोट मांगने के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं और हिंदी में ही पैर छू के वोट मांगते हैं कि हमको ही जिता देना। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है इस देश का कि जहां बजट जो कि हिंदी में प्रस्तुत होना चाहिए या उस क्षेत्रीय भाषा में जहां जिस भाषा को समझा जाता है उस भाषा में प्रस्तुत ना होते हुए इंग्लिश भाषा में हो रहा है, जबकि इस देश में कई सारी ऐसी मूवियां हैं जो विभिन्न भाषाओं में डब की जाती हैं। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आपको एक से अधिक भाषाओं की मूवियां मिल जाएंगी। क्रिकेट मैच देखोगे हिंदी के साथ इंग्लिश में मिल जाएगा, भोजपुरी में मिल जाएगा, जिस भी भाषा में देखना चाहो। तो जिस देश में अनावश्यक चीजों के डब किए जा रहे हो और जिसकी हमें आवश्यकता हो, किसकी आवश्यकता है हमको कि बजट को हमें उस भाषा में समझाया जाए जिस भाषा में हम समझते हो, तभी तो भारत का नागरिक उसमें इंटरेस्ट लेगा। लेकिन जानबूझकर हमको बजट उस भाषा में नहीं सुनाया जाता, क्योंकि बजट अगर आप समझने लगोगे तो सरकार से प्रश्न करने लगोगे। और इन सरकारों की चालाकी आप देखिए कि जब बजट में कोई ऐसी बात आती है जो आम नागरिक के लिए काम की हो, उसको वो हिंदी में बोलेंगे। सपोज करो अगर किसान की कोई बात आ रही है कि किसान की हम सब्सिडी बढ़ाने वाले हैं, तो उसको हिंदी में बोल देंगे। गरीब की कोई बात आएगी तो हिंदी में बोल देंगे, जिससे कि तुम बजट का केवल उतना हिस्सा समझ पाओ जो तुम्हारे काम का है, बाकी तुमको लगे कि वाह हमारे लिए तो माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि बजट को देखने का अपना एक नजरिया होता है, मेरा यह भी मानना है। बजट जब आता है तो लोग पक्ष में भी खड़े होते हैं और विपक्ष में भी खड़े होते हैं। तो जब आप बजट देखें तो उसको एक विशेष नजरिए से देखें। और नजरिया क्या होता है, अभी आप उदाहरण से समझिए। आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, इसमें से कई लोग बजट के पक्ष में होंगे, कई लोग बजट के विपक्ष में होंगे। अगर आप इस बजट को एक आम आदमी की तरह देखो, यहां आम आदमी का मतलब वो व्यक्ति जो इनकम टैक्स भरता हो या फिर वो व्यक्ति जिसको बजट से कोई उम्मीद हो, तो जब वो देखता है बजट को, केवल उसमें एक बात देखेगा कि सरकार ने हमको टैक्स में छूट दी है या नहीं दी है। अगर सरकार टैक्स में छूट देती है तो बजट अच्छा है, टैक्स में छूट नहीं देती है तो बजट नहीं अच्छा है। तो इस हिसाब से जो ये अंतरिम बजट आया है, इसमें टैक्स में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। हालांकि जो लोग पुराना टैक्स क्लियर नहीं कर पाए थे, उनके टैक्स को माफ करने की बात की गई है, तो उनके लिए ये बजट अच्छा हो गया। और जो नई टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे थे उनको नहीं मिली, तो उनके लिए बजट बुरा हो गया। तो नजरिए का खेल है कि बजट अच्छा है या बुरा है। लास्ट में हम लोग भी समझेंगे कि ये वास्तव में अच्छा है या बुरा है, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ रही होगी आपको। इसी प्रकार से यदि आप उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, तो आप चाहेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा निवेश करने का मौका मिले। इस बजट में निवेश के लिए कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं तो नहीं हुई हैं, लेकिन इन उद्यमियों को एक राहत दी गई है कि इनको कॉर्पोरेशन टैक्स में कुछ छूट दी गई है 31 मार्च 2024 तक ही। तो इस लिहाज से ये लोग बोलेंगे हाँ थोड़ा अच्छा है, थोड़ा कमजोर है। अगर आप शेयर बाजार में जुड़े हुए हैं, शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, तो हो सकता है कि ये बजट आपको निराश करे। और 1 फरवरी को जब बजट आया था तो शेयर मार्केट बिल्कुल तरह से बीमार हो चुका था, यानी शेयर मार्केट को ज्यादा खुशी नहीं हुई इस बजट से। इसलिए शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के नजर से यह बजट अच्छा नहीं है। तो यह बजट आखिरकार है किसके नजरिए से अच्छा? तो विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह बॉन्ड मार्केट के नजरिए से बहुत अच्छा बजट है। बॉन्ड मार्केट में वो लोग निवेश करते हैं या उस देश में निवेश किया जाता है जहां पर उधारियां कम हो, राजकोषीय घाटा कम हो। उधारी का मतलब राजकोषीय घाटा।
और उधारियां कम करने के लिए खर्चे कम करने पड़ रहे हैं, और सरकार ने इस बजट में दम से खर्चों में कटौती की है। तो बॉन्ड मार्केट अच्छा होने वाला है। इस लिहाज से जो बॉन्ड मार्केट से लोग जुड़े हुए हैं उनको ये बजट रास आ रहा होगा। मेरे नजरिए से जो इकोनॉमिक सर्वे से पहले 10 साल का सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, मैं उसका बहुत समर्थन करता हूं कि कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि 10 साल का उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। दूसरा, इस बजट में कोई लोभ लुभावनी भाषण नहीं थे। इससे समझ में आ रहा है कि वो रेवड़ियां नहीं देना चाहते। अब विपक्ष क्या बोलेगा कि सरकार ने जनता को कोई राहत नहीं दी, और अगर राहत दे देते तो विपक्ष बोलता सरकार ने जनता को रेवड़ियां बटोर दी या बेच दी। इस प्रकार से बजट को लेकर कंट्राडिक्शन रहता है। हमें अपने बौद्धिक विवेक से सोचना है कि हमको क्या फायदा हो रहा है। हमें किसी न्यूज चैनल या किसी विपक्ष से अपना निर्णय नहीं लेना है। हमें किसी ईर्ष्या से निर्णय नहीं लेना है। हमें समझना है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। जैसे मैं कुछ चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सरकार ने 2047 तक इसमें विकसित भारत बनाने की बात की है, और इसमें प्रमुख रूप से यह बात बोली गई है कि 2047 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन की हो जाएगी। 30 ट्रिलियन बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है। तो सरकार से जब काउंटर ये प्रश्न पूछा गया कि सरकार, जो आप 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2047 तक बनाना चाह रहे हो, इसके लिए ग्रोथ रेट चाहिए है 10%, और पिछले 10 सालों का अगर सरकार का रिकॉर्ड देखा जाए तो इनका CAGR है 5.82%। यानी 10% तो केवल सपने हैं, ये जीवन में कभी पाया ही नहीं जा सकता। हाँ, नॉमिनल GDP में पालो तो बात अलग है। अब सरकार जो आंकड़े दे रही है वो आंकड़ों का ही तो खेल है भाई। तो ये समझना है कि वास्तविक रूप से हम कितना अचीव कर रहे हैं। कागजों में गरीबी खत्म होना और वास्तविकता में गरीबी खत्म होना, दोनों में फर्क है। तो GDP, बजट, ये आंकड़ों का खेल होता है, और इन आंकड़ों में हमें किसी प्रकार से फंसने की जरूरत नहीं है। अब जो ये बजट पेश किया गया था उसमें 4 जातियों का उल्लेख है। मतलब वित्त मंत्री जी का यह कहना है कि यह बजट केवल 4 लोगों के लिए है, गरीब के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए। आइए इसका मूल्यांकन करके देखें कि वास्तव में सरकार ने गरीब के लिए कितना दिया है, युवाओं के लिए कितना दिया है और किसान के लिए कितना दिया है। जब हम गरीबों के लिए देखते हैं तो इस बजट में अच्छे खासे चार्ट हमको दिखाई देते हैं, और उसमें बोला जाता है कि गरीबों के लिए हमने ये सुविधाएं प्रदान कर दी हैं और भविष्य में और प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगता है देखने में। और इसमें एक हकीकत यह है कि MPI, जिसमें जल पहुंचाना, स्वच्छता पहुंचाना, ईंधन पहुंचाना, उसमें सरकार ने अच्छा काम किया है। उज्ज्वला योजना में, हर घर नल जल योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सरकार इसमें अच्छा कर पाई है। यानी गरीबी मापने के लिए जो MPI का प्रयोग करते हैं उसमें सरकार बहुत हद तक सफल होती हुई दिखी है। पर इससे हमारा काम होने वाला नहीं है, और जब हम वास्तविक हकीकत देखते हैं तो गरीबी ज्यों की त्यों हमें दिखाई देती है। इसीलिए क्योंकि सरकार कह रही है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को 2023 तक अनाज बांटा गया है। तो ये तो कंट्राडिक्शन है कि भारत में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो अमीर तो नहीं होंगे। गरीबी को इस लिहाज से देखना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस प्रकार के स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारा इलाज किस प्रकार के अस्पतालों में हो रहा है, और हमारी जो यात्रा है वो किस प्रकार की ट्रेनों में हो रहा है। अगर यहाँ तक हमको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो हमारी गरीबी अभी दूर नहीं हुई है। भारत में अभी भी गरीबी का मतलब रोटी, कपड़ा और मकान से ही लगाया जा रहा है, और जबकि भारत 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात कर रहा है। एक तरफ भारत कहता है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे 2024 तक, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जा रहा है। एक तरफ हम बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार से जानवरों की तरह जनरल में लोग भरकर जा रहे हैं। तो ये कंट्राडिक्शन उत्पन्न कर रहा है। बजट को जब हम हकीकत से देखते हैं तो वो धरातल पर सिद्ध होता हुआ दिखता ही नहीं है। युवाओं के लिए क्या है, बजट देखोगे तो युवाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं कि इतने लोगों को ये काम मिला है, इतनी यूनिवर्सिटी, इतने एम्स, इतने विश्वविद्यालय खुले हुए हैं। ये अच्छा साउंड भी करता है, और निश्चित तौर पर यह तरक्की की तरफ जा भी रहा है और इसमें काम भी हुआ है। पर दूसरी तरफ बजट में एक प्रबंधन और है कि आपको लाठियां भी खानी पड़ेंगी। नौकरी की मांग करोगे तो आपको राष्ट्रद्रोह के कानून का सामना करना पड़ेगा। अगर भारत में बेरोजगारी कम हो रही है तो फिर भारत में लोग वैकेंसी बढ़ाने के लिए मांग क्यों कर रहे हैं? भारत में अगर बेरोजगारी कम हो रही है तो फिर ऐसे लोग जो BEd करके बैठे थे उनकी डिग्रियां निरस्त क्यों कर दी गई हैं? भारत में पटवारी घोटाला क्यों किया जा रहा है? भारत में TGT, PGT, CET, हरियाणा में बच्चे परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर बेरोजगारी खत्म हो गई तो इन बच्चों को इस प्रकार की परेशानियां क्यों उठानी पड़ रही हैं? ये सब बजट में नहीं बताया जाता, ना इकोनॉमिक सर्वे में। ये हकीकत है। बजट एक कागज है, उस कागज से हमको संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन उस संतुष्टि से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारे बच्चों का भविष्य आगे नहीं जाएगा। महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है बजट में?
वही आंकड़े देखोगे तो नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अब नारी सशक्तिकरण में से कौन सी नारी, जो काम कर रही है वो, या जो ग्रामीण स्तर पर है वो? बड़ा विडंबना है इसको लेकर भी। हालांकि सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें उन्होंने मुफ्त गैस दी है, उज्ज्वला योजना में सरकार का बहुत बड़ा कदम है। जो महिलाएं गांव में चूल्हे जलाती हैं, उनको कई प्रकार की दमे की बीमारियां भी हो रही थी। सरकार का कदम सराहनीय है। पर प्रॉब्लम इस बात की हो जाती है कि आपने योजना एक बार दे दी, फिर उसको रिफिल नहीं हो पा रहे हैं सिलेंडर, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ फेल होते हुए हमें दिखाई देते हो, क्योंकि इस योजना को सफल तब माना जाता जब यह योजना हमें सिलेंडरों की भरपाई की जा रही होती। महिला सशक्तिकरण तब माना जाता जब महिलाएं सुरक्षित होती। इन तीन हैवानों को देखो, बंदूक की नोक पर इन्होंने आईआईटी बीएचयू की एक बच्ची के साथ रेप किया था, 6 महीने तक फरार रहे थे। और इन्होंने एक चुनाव प्रचार में भी काम किया था। फिर 6 महीने बाद सरकार ने इनको पकड़वाया पुलिस के द्वारा। चुनाव होने के बाद एक राम रहीम नाम का भालू जैसा इंसान है, वो खुलेआम घूम रहा है बलात्कार करने के बाद, उसको हर बात पैरोल मिल जाती है। तो कैसे महिलाएं सशक्तिकरण माना जा सकता है? बिल्किस बानो केस में गुजरात में लोगों को छोड़ दिया गया, फिर जेल में डाला गया। तो महिलाएं सुरक्षित तो अंदर से फील होनी चाहिए ना, केवल पैसे देने से महिला सशक्तिकरण नहीं हो जाता है। किसानों के लिए अगर आप देखो, इस बजट में अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं और निश्चित रूप से किसान आगे बढ़ भी रहा है। सरकार ने दूसरा पहलू नहीं देखा। कोरोना के बाद 6 करोड़ लोग वापस से कृषि में गए हैं, तो प्रचंड बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार हर बार बोलती है कि हम एमएसपी को बढ़ा देंगे, लेकिन सरकार इस पर हमेशा फेल होती हुई दिखी है। एक नया ट्रेंड और आया है, अब कृषि में तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। सरकार को यह समझना चाहिए कि कृषि में पहले से प्रचंड बेरोजगारी है। अगर आप उसमें तकनीक, जैसे ड्रोन से कृषि करवा रहे हो, तो ये ड्रोन से कृषि उन देशों में होनी चाहिए जहां पर लेबर कम है। यहाँ तो बेरोजगारी भर भर के पड़ी हुई है, लोग रैलियों में खड़े हो रहे हैं, पंडालों में जाके लाइन लगा रहे हैं। वहां ड्रोन से कृषि कराने का उद्देश्य क्या है? क्या आप जबरन भारत देश को आधुनिक बनाना चाह रहे हो? आधुनिकता केवल मशीन से नहीं आती है, आधुनिकता समृद्धि से भी आ सकती है। उसके लिए हाथों हाथ रोजगार का होना बहुत जरूरी है। तो कृषि में पहले से ही प्रचंड बेरोजगारी थी, कोरोना के बाद 6 करोड़ लोग और कृषि में संलग्न हो गए, तो प्रचंड बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ गया है। सरकार को तकनीक का प्रयोग कम और श्रम का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। जैसे कि कृषि में हार्वेस्टर चल रहा है, अब ये हार्वेस्टर मजबूरी में चला रहे हैं। क्यों मजबूरी में चला रहे हैं? क्योंकि जब किसानों, ये लोग बोलते हैं कि भाई गेहूं काटो आके, फलाना कर दो, मजदूर ढूंढते हैं। अब मजदूरों के भाव नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मजदूर अब मजदूरी नहीं करना चाह रहा है, वो मक्कार हो चुका है। मक्कार क्यों हो चुका है? जैसे ही उसको नेट मिला, उसको रील देखने की आदत हो गई। रील में बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, घोड़े, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम दिखाया जा रहा है, तो उसके दिमाग में वो ऐशो आराम चल रहा है। वो ऐशो आराम घर घर गया। अब हो तो आप मजदूर ही, तब पढ़ाई लिखाई आपने की नहीं, और आपका पेट तो भरेगा मजदूरी करने से, रील देखने से तो बन नहीं जाओगे। और रील से पैसा जिन लोगों को आ रहा है उनको आ रहा है, आपको तो नहीं आएगा। आपको तो मेहनत ही करनी पड़ेगी, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर उस मेहनत का परिणाम ये होगा कि मशीनों से उत्पादन होगा और आप बेरोजगार हो जाएंगे। और फिर जब आप बेरोजगार हो जाएंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा, बाजार में जाओगे तो आपको सामान नहीं मिलेगा और आपको गरीबी का सामना करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ समस्या है। ये मजबूर है मशीन से उत्पादन करने के लिए, जब यह मजदूर के पास जाते हैं तो मजदूर के भाव नहीं मिलते हैं, क्योंकि मजदूर का भाव तो रील ने हाई आसमान पे चढ़ा दिया है। तो बैज स्पाइरल की स्थिति बनी हुई है इस देश में। मैं तो यही कहूंगा सरकार से कि कृषि में तकनीक का इस्तेमाल भंडारण के रूप में किया जाए। जैसे कोल्ड स्टोरेज है, सरकार वहां पर तकनीक नहीं ला रही है। जैसे कि वेयर हाउस है, करोड़ों टन, जो लाखों टन, हजारों टन अनाज है, वो बरसात में सड़कर खराब हो जाता है, मंडियों में खुला रहता है। तो अगर तकनीक लाना चाह रहे हो तो ऐसी तकनीक लाओ कि ये गेहूं और अनाज सड़ ना पाए। इस प्रकार की झूठी मूठी तकनीक लाने से आप एक स्पाइरल बेज में फंसा रहे हो भारत को। और मुझे नहीं समझ में आया कि ड्रोन का इस्तेमाल कृषि में क्यों करना चाहिए। ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, तकनीक को बढ़ावा देना भारत में अभी खतरनाक है। और ये खतरनाक आपको दिख भी रहा है, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, और सभी मजदूर भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, सरकार से भी निवेदन करूंगा, हम सब एक दूसरे से ही निवेदन कर सकते हैं कि भारत की इकोनॉमिक्स को समझिए। जिस प्रकार से एआई आ रहा है, सभी जगह बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब जो ऑफिस बॉय पहले काम करते थे, वहां एआई काम करने लगा है। ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहे हैं, एआई गाड़ी चला रहा है। अगर सभी काम मशीन करेंगे तो इंसान क्या करेगा? और अगर इंसान कुछ नहीं करेगा तो वो बेरोजगारी के जाल में फंसेगा। एआई और मशीन वहां आनी चाहिए जहां जनसंख्या कम है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जहां लोग काम करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, वहां मशीनों का प्रयोग हो। वो बात मुझे समझ में आती है। आशा करता हूँ मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अगर इस अमृत काल को हमें आगे बढ़ाना है तो चीज़ों को धरातल पर लाने का बहुत ज़रूरत है।
तभी हम आगे जा सकते हैं। मेरी नज़रिए से जो अगला बजट आएगा जुलाई वाला, उस पर नज़र रखनी चाहिए। सरकार से ये निवेदन है कि धरातल पर काम करना चाहिए। खासकर हमें आधारभूत संरचना में जो भी हम काम कर रहे हैं वो इस उद्देश्य से ना हो कि हम किसी विशेष लाभ के लिए करें। आधारभूत संरचना में रोड बनना, रेल बनना, पुल बनना अच्छी बात है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। पर इस आधारभूत संरचना में अगर आप देखोगे तो मशीनों से काम करवाया जा रहा है। तो सरकार को ये ध्यान रखना है कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं उसमें मशीनों की भागीदारी निश्चित कर दी जाए कि इस रोड को बनाने में सिर्फ 20 से 25% ही मशीन का प्रयोग होगा, बाकी सब मजदूर से करवाया जाएगा। अब चूंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा और टाइम के साथ जो महंगाई है वो बढ़ती जाएगी, तो उसकी लागत भी बढ़ती जाएगी प्रोजेक्ट की। वो मंजूर है, लेकिन वो एक अर्थव्यवस्था को चक्र देने में सहायक होगी। लेकिन अगर सभी काम, पूरा उत्पादन मशीन से होने लगेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि सभी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी आना शुरू होगी। अभी तो केवल कृषि में प्रचंड बेरोजगारी है। तो सरकार इस प्रकार की नीतियां बनाए जिससे कि रोजगार का सृजन हो, लेबर इंटेंसिव सर्विस का सृजन हो। सरकार ऐसा अभी कुछ भी काम करते हुए नहीं दिख रही है। सरकार पूरी तरह से रोजगार को दरकिनार करके बैठी हुई है, जो सरकार को नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप बताइए क्या सलाह देना चाहते हैं इस बजट को लेकर। स्वागत है। जय हिंद।